पूरे अलग अलग लैंग्वेज में ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेन वही पार्ट है क्या कि स्मॉल ग्रे बॉडी। तो पहले क्यों ग्रे बॉडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट इफेक्टिवनेस की वजह से डिफरेंट रिफ्लेक्शन होता है, और ये डिफरेंट रिफ्लेक्शन में बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी इसके बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में पढ़ते वक्त आपको 3 वर्ड्स याद रखने हैं। 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है आपका एनर्जी emitted by body 1, energy incident by body 2, energy absorbed by 1, and energy transfer from one body to another। रिसर्च से ठीक है। तो चलो, जब एनर्जी इमिटेड बाय बॉडी 1 बोला जा रहा है तो याद रखिएगा, जब इमिट कर रहा होगा तो इमिशन में आप बॉडी का सेप फैक्टर यूज़ नहीं करते हैं, ये याद रखना। इमिटेड और ट्रांसमिटेड में, सॉरी यहाँ पे देखो, ये इंसिडेंट और ये एब्जॉर्प्शन में आप हमेशा याद रखो कि जब आप इंसिडेंट कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पे सेफ फैक्टर वो इंट्रोड्यूस करेगा, लेकिन जब आप एब्जॉर्ब कर रहे हो तो सेफ फैक्टर के बाद आपको एब्जॉर्बिविटी ऑफ द मटेरियल भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि दो बॉडी है, टू स्मॉल ग्रे बॉडी। द बॉडीज आर सेड टू बी स्मॉल इफ देयर साइज इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब हम स्मॉल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो उसके कंपेयर में ये बहुत छोटे हैं। 1 and 2 having the emissivity epsilon 1 and 2, absorptivity alpha 1 and alpha 2। चलिए आपके +2 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई, नेक्स्ट टाइम में +2 मार्क्स में ऐड कर दूँगा। दो वर्ड्स आपको याद है, एक इमिसिविटी है और एक एब्जॉर्प्टिविटी है। तीसरे का नाम क्या है और उसको डिनोट कैसे करते हैं? हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, एक थी इमिसिविटी जिसको हमने एप्सिलॉन से डिनोट किया, कहाँ गया भाई तो, हाँ एप्सिलॉन से डिनोट किया। दूसरी एब्जॉर्प्टिविटी थी जिसको अल्फा से डिनोट किया गया, और तीसरा क्या है और उसको किससे डिनोट किया? वेरी गुड, तो पहला आंसर है टाउ। भाई किसने बोला? प्रिंस ने। अब ये टाउ किसके लिए है? रिफ्लेक्टेड, पक्का पक्का। हाँ, किसने बोला ट्रांसमिटिविटी? जैनिल भाई तेरे पास +2 मार्क्स है ना, तो दो लोगों के पास है भाई, आधा आधा आंसर कंसिडर कर लेते हैं। जादव प्रिंस के पास और जैनिल। जब मैं आप लोग का अटेंडेंस लगा रहूँगा तो आप याद दिलाएंगे आपको +2 निकलना है। ठीक है, चलिए। तो द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय बॉडी 1 इज पार्शियली एब्जॉर्ब बाय बॉडी 2। याद रखना, पार्शियली एब्जॉर्ब कर रहा है। द पोर्शन ऑफ रेडिएशन अनएब्जॉर्ब्ड एंड thus reflected on the first incident is considered to be lost in space, so nothing returned back to the surface 1। सिमिलरली इन द सरफेस 2 भी, मतलब जो आपने 1 में एज्यूम किया है वही आपको 2 में भी एज्यूम करना पड़ेगा। चलिए, तो एनर्जी इमिटेड बाय 1 कितना होगा, तो उस बॉडी का एरिया इनटू इमिसिविटी इनटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या था भाई? सॉरी, सिग्मा। सिग्मा क्या था? कोई बताएगा सिग्मा क्या है यहाँ पे? चलो ठीक है, +2 मार्क्स। बताइए सिग्मा क्या है? टाइम अप। इसे बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बताने पे +5 मार्क्स। 5.27 बस। इसका आंसर है 5.67 इंटू 10⁻⁻8।
सीक्वेंस याद रखो, सीक्वेंस याद रख लोगे तो आपका इजी हो जाएगा। 5 6 7 8। चलिए, मेरे 5 मार्क्स बच गए। तो एनर्जी इमिटेड बाय बॉडी जो होगी वो उसकी बॉडी, मतलब बॉडी मल्टीप्लाई एमिसिविटी स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। ये याद रखना, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है ना। जो टेम्परेचर डिफरेंस आपने ऊपर लिया है, मतलब T1 का रेज़ टू पावर 4 लिया है, वही आपको T2 रेज़ टू पावर 4 भी लेना है। लेकिन जब आप एनर्जी ट्रांसफ़र का वर्ड यूज़ करेंगे तो वहाँ पे वो T2 के टर्म्स में आएगा। ये थोड़ा सा लोचा वाला पार्ट है ना, क्योंकि लास्ट मतलब इसके आगे वाले डेरिवेशन में भी उसने यही प्रोसेस किया, मतलब वो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं बता रहा। तो एनर्जी इंसिडेंट ऑन बॉडी टू जो होगी F12, मतलब फिर सेफ फैक्टर इंटू एरिया इंटू इमिसिविटी स्टीफन बोल्ट्जमैन इंटू T1 रेज़ टू पावर 4। और एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी टू जो होगी, एब्जॉर्बिविटी यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इसलिए अल्फा टू इंटू F12 A1 इंटू एप्सिलॉन इंटू tau, sorry, alpha into T1 raised to power 4. So energy transfer from body 1 to 2, 1 to 2 कितनी होनी चाहिए, तो एप्सिलॉन 1 इंटू एप्सिलॉन 2 इंटू A1 इंटू सेफ फैक्टर ऑफ 1 to 2, मतलब इफेक्ट जो है 1 से 2 पे पड़ रहा है, इंटू सिग्मा इंटू T1 रेज़ टू पावर 4। सिमिलरली एनर्जी ट्रांसफर बाय 2 to 1, मतलब जो एनर्जी 1 से 2 कितनी ट्रांसफ़र हो रही है और फिर 2 से 1 कितनी ट्रांसफ़र हो रही है, तो सब कुछ सेम रहेगा, बस टेम्परेचर चेंज हो जाएगा और जो सेफ फैक्टर है वो 1 से 2 की जगह 2 से 1 हो जाएगा। ठीक है, और एरिया 1 था, यहाँ पे एरिया 2 हो जाएगा। सो नेट रेडिएंट एनर्जी, सॉरी हीट एक्सचेंज बिटवीन टू बॉडीज़। तो नेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट और सेकेंड को फाइंड आउट किया तो ये आइडेंटिफाई हुआ कि फैक्ट मतलब एरिया इंटू सेफ फैक्टर ऑफ 1 इज इक्वल टू एरिया इंटू सेफ फैक्टर ऑफ 2। दोनों सेम हैं, दोनों सेम है और दोनों में एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 कॉमन है। तो हमने क्या किया, अल्टीमेटली सबको कॉमन निकाल लिया। तो कॉमन निकाला तो ये हो गया एप्सिलॉन 1 इंटू एप्सिलॉन 2 इंटू A1 इंटू F122। तो अंदर क्या बचा, वो बचा T1 रेज़ टू पावर 4 माइनस T2 रेज़ टू पावर 4। मतलब अल्टीमेटली ये जो सिस्टम आपने पहले से पढ़ रखा है वही चीज़ की बात कर रहे हैं कि जब नेट रेडिएंट हीट निकालोगे, हीट एक्सचेंज कितना हुआ, तो वो दोनों बॉडी का emissivity into its area into safe factor into temperature difference, मतलब फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ये यहाँ पे एक नई वर्ड याद रखना कि दोनों बॉडी की इमिसिविटी जब मल्टीपल में आती है तो वो उसको एक नए फॉर्म में डिनोट करते हैं, और जिसको हम बोलते हैं स्मॉल F122, और इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट effectiveness और interchange factor for radiant heat exchange between two gray bodies। ठीक है, चलिए अब यही स्मॉल बॉडीज इन अ लार्ज इनक्लोजर के बारे में बोल रहे हैं। एज इट इज सेम फंडा है। सबसे पहले उसने क्या किया, तो कितना बॉडी इमिट कर रही है, कितना बॉडी इमिट कर रही है, तो जो लास्ट टाइम आपने पढ़ा था एरिया इंटू एमिसिविटी इंटू स्टीफन बोल्ट्जमैन इंटू टेम्परेचर, इसी तरीके से 2 का उसने निकाला। 2 का निकालने के बाद उन्होंने ये बोला कि एनर्जी कितना एब्जॉर्ब करेगी बाय बॉडी 1, तो बाय बॉडी 1 के लिए उसने फॉर्मूला लिखा 2 का। इसी तरीके से बॉडी 1 कितना एब्जॉर्ब करेगी, तो वो पहले यहाँ पे आपने लिख लिया, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, और यहाँ पे आपके लिए ये वर्ड याद रखना है कि एब्जॉर्बिविटी इज इक्वल टू इमिसिविटी के इक्वल होगा। तो इसलिए उसने क्या किया, एब्जॉर्बिविटी अल्फा 1 की जगह उसको रिप्लेस कर दिया एमिसिविटी 1 से। तो एमिसिविटी 1 इंटू 2 इंटू पूरा फैक्टर। अब अल्टीमेटली नेट निकालना था, जैसे आपने लास्ट टाइम निकाला था, दोनों का नेट निकालोगे, नेट निकालने के बाद दोनों को कॉमन करोगे, तो कॉमन करने के बाद आपका जो लास्ट टाइम फॉर्मूला आया था वही यहाँ पे भी आ रहा है, क्या कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी 1 to 2 जो होगा वो उसके इंटरचेंजेबिलिटी फैक्टर पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ फर्स्ट बॉडी पे into Stephen Boltzmann law and the difference between temperatures पे। ठीक है, अब इसने आगे कंक्लूड किया है कि वेयर
F1 to 2 इज इक्वल टू इमिसिविटी ऑफ वन। मतलब होता क्या है, जब इमिसिविटी के आप वैल्यूज चेक करोगे ना, तो इमिसिविटी बहुत ही बहुत ही लो वैल्यूज होते हैं। मतलब 0.01 इंटू 0.02, तो आप दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.00 मतलब 0012 होगा। तो जब 0.0012 होता है तो वो एक्चुअली मतलब हम कहीं ना कहीं इमिसिविटी ऑफ दोनों में जो भी हायर होगा उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसने इमिसिविटी ऑफ वन की इक्वल कर दिया। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब एक बॉडी के अंदर दूसरा बॉडी हो और ये अगर रेडिएट कर रहा है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने ये इस पर एक प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया होगा। स्फेरिकल बॉडी के अंदर में जो हीट रेडिएट होता है वो यूनिफॉर्म होता है, पता है? आपने हीट ट्रांसफर ऑफ स्फेरिकल सरफेस का प्रैक्टिकल परफॉर्म किया भैरव? ओके, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा बैंक। इसको यहीं पे रख के इसको ऊपर से रख दीजिए। बिल्कुल चलेगा, थैंक यू। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो क्या बताया कि मतलब वो एप्सिलॉन वन या एमिसिविटी ऑफ बॉडी वन के इक्वल होता है। सो नेट रेडिएंट हीट एक्सचेंज बिटवीन टू ग्रे सरफेस कंसिडर बोथ द इंटरचेंज फैक्टर एंड ज्योमेट्री फैक्टर 1 to 2 इज गिवन बाय। मतलब कंक्लूजन मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो भी रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो बॉडी की इमिसिविटी, उसके सेफ फैक्टर, उसकी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और उसके एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इस बेसिस पे उसने फाइंड आउट किया कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ का जो सेफ फैक्टर है और इंटरचेंजिंग फैक्टर है वो अलग अलग होता है। तो वो कितना होता है, कैसे होता है, तो वो यहाँ पे देते हैं। मतलब ज्योमेट्रिकल फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट सरफेस का और इंटरचेंज फैक्टर डिफरेंट डिफरेंस का। जैसे इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन है तो एफ कैपिटल एफ की वैल्यू 1 होगी और स्मॉल एफ की वैल्यू आप इससे कंपेयर करोगे। इसी तरीके से इनफाइनाइट लॉन्ग कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है या कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है तो आप वैल्यूज इससे करोगे। इसी तरीके से बॉडी वन इंक्लोज बाय बॉडी टू होगा तो ये लोगे, मतलब ये तो जनरल है क्योंकि एक बड़ी बॉडी के अंदर में छोटी बॉडी को अगर मतलब इंक्लोज किया गया है तो जो बड़ी बॉडी है उसी का इमिसिविटी जनरली लिया जाता है। अब बॉडी वन लार्ज इंक्लोज बाय बॉडी टू, मतलब एक लार्ज बॉडी एक बॉडी के अंदर में अगर फिटेड की हुई है तो आपको फिर ये फॉर्मूला यूज करना है। और टू रेक्टेंगुलर विथ कॉमन साइड एट राइट एंगल टू ईच अदर होगा तो आपको ये फॉर्मूला कंसिडर करना है। ठीक है, चलिए अब टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालॉग फॉर थर्मल रेडिएशन सिस्टम। मतलब थर्मल रेडिएशन सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। ये कन्वर्ट क्यों किया जाता है, किसी को कुछ आइडिया है? हेलो, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जब भी कोई रेडिएशन सिस्टम मतलब थर्मल रेडिएशन सिस्टम होता है तो उस सिस्टम बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो कॉम्प्लिकेटेड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास दो पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला वर्ड है कैपिटल जी, जिसको इरेडिएशन बोलते हैं। इरेडिएशन मतलब क्या हुआ, तो टोटल रेडिएशन इंसिडेंट अपॉन अ सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मतलब कितना रेडिएशन स्ट्राइक कर रहा है किसी सरफेस पर। और रेडियोसिटी जिसको जे से डिनोट करते हैं, it is defined as that uh, this term is used to incident the total radiation leave a surface per unit time per unit area।
मतलब इसमें क्या होगा, वो इंसिडेंट होगा और इसमें क्या होगा, वो रेडिएट हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा. So an electrical network analog is an alternative approach for analysis radiation heat exchange between gray or black body. In this approach, the two terms commonly used, irradiation and radiosity. याद रखिएगा, irradiation को G से और radiosity को J से दिखाते हैं. तो the radiosity comprises the original emittance phi from the surface plus the reflected portion of any radiation incident upon it. मतलब क्या हुआ, जो आपका रेडियोसिटी है वो अल्टीमेटली कंपैरिजन कर रहा है. तो कंपैरिजन किसके में कर रहा है, तो आपका ई मतलब टोटल रेडिएशन कितना पड़ा वो, प्लस कितना इरेडिएट मतलब इंसिडेंट हुआ विथ ट्रांसमिटिविटी उसकी कितनी है. याद रखिएगा, रो आप ट्रांसमिटिविटी के लिए यूज़ कर रहे थे तो रो इंटू जी प्लस ई इज इक्वल टू क्या होता है, तो रिड्यूस, बराबर. अब और इसको और डिफाइन करने के लिए, एक्चुअली ई जो है टोटल रेडिएंट पावर, पावर के लिए बोल रहा है. तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप ब्लैक मतलब ये किसके लिए था, वन परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए था. लेकिन अगर ग्रे बॉडी आएगा तो आपको वहाँ पे इमिसिविटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो जे इज इक्वल टू क्या हुआ, इमिसिविटी इंटू इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी प्लस ट्रांसमिटिविटी इंटू इरेडिएशन, बराबर है. चलिए अब स्टेटमेंट देता है कि वी नो डैट रो सॉरी अल्फा प्लस रो प्लस टाउ इज इक्वल टू 1 होता है. और अगर मैंने ऑपिक बॉडी लिया जिसकी रिफ्लेक्टिविटी जो है वो 0 हो जाती है, तो अल्फ़ा प्लस रो इज इक्वल टू 1. अब रो की वैल्यू क्या हुई, तो रो इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस अल्फ़ा. तो अब मैंने ये रो की वैल्यू यहाँ से उठा के इस जगह पे पुट किया. पुट करने पे मेरा जो इक्वेशन बना, तो जे इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू वी बी प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू जी. अब मतलब बाय किरचॉफ्स लॉ हमने बोला था कि एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिविटी. तो हमने क्या किया, ये एब्जॉर्प्टिविटी को रिफ्लेक्टिविटी से चेंज कर दिया. तो हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन बना वो है जे इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई बी प्लस 1 माइनस इमिसिविटी इंटू जी. ठीक है, मतलब क्या हुआ, तो जब ये आपको पता ही है कि ये अगर ऑपिक बॉडी है तो इसमें टाउ की वैल्यू 0 हो जाएगी. और टाउ की वैल्यू 0 हो गई तो जो आपका इक्वेशन होगा, मतलब जो इरेडिएशन रेडिएट हो रहा है वो, और जो ट्रांसमिट हो रहा है रेडियोसिटी हो रहा है, ठीक है, मतलब जी क्वांटिटी स्ट्राइक कर रही है बॉडी नॉन ब्लैक बॉडी या ऑपिक बॉडी से, और रेडियोसिटी बाहर निकल रही है, और रेडियोसिटी की जो वैल्यू होगी वो ई प्लस रो इंटू जी की होगी. अब ई क्या है, तो उसने बताया कि इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी है, तो वो कितनी होगी, तो वो जितना ये स्ट्राइक लेंथ है वो उसके इक्वल होती है. और रो जी क्या है, तो रो जो है वो बॉडी की ट्रांसमिटिविटी है इनटू जी, मतलब जितना ये रेडिएट है. क्लियर है. तो इस चीज़ को अब हमने क्या किया, एक एनालॉग सिस्टम में कन्वर्ट किया. तो जब एनालॉग सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो इमी मतलब इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी जो है वो स्टार्ट होगी फ्लो करना. ये जब मतलब ट्रांसमिट होगी तो हमारे पास बीच में आएगा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के बाद वो पहुंचेगी क्या है भाई, रेडियो सिटी के पास, बराबर है. तो एक्चुअली यहाँ पे अब जो ये इक्वेशन बनेगा वो कैसे बनेगा वो मैं लेके आ रहा हूँ. तो इक्वेशन बनने के लिए हमने जो यहाँ पे लास्ट इक्वेशन छोड़ के रखी क्या है, जे इज इक्वल टू दिस वन. तो अब मैंने क्या किया, उस चीज़ को आगे ले आया, मतलब जो पहला वाला टर्म था, मतलब इक्वेशन था जे इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई बी माइनस सॉरी प्लस 1 प्लस एप्सिलॉन इंटू जी. तो हमने क्या किया, ये वाले टर्म को इस तरफ लेके आया. तो जे इन माइनस एप्सिलॉन इंटू ई बी इज इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन इंटू जी. और यहाँ से मुझे जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो जब जी की वैल्यू फाइंड आउट किया तो मेरा इक्वेशन बना जे माइनस एप्सिलॉन इंटू ई बी
अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन। क्लियर है? तो net energy leaving a surface is the difference between its radiosity and irradiation. Thus Q upon A जो होगा, मतलब कितनी बॉडी कितने एनर्जी रेडिएट हुई पर यूनिट एरिया, वो J माइनस जी के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए, तो J माइनस जी के अगर इक्वल होगा तो आपका जो ये इक्वेशन था, यहाँ पे उसने क्या किया, J एज इट इज़ रहने दिया और G की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो Q अपॉन A इज इक्वल टू क्या हुआ, Q अपॉन A इज इक्वल टू J माइनस जो आपका ऊपर का टर्म लिखा हुआ था वो पूरा टर्म, ठीक है, ये वाला पूरा J माइनस एप्सिलॉन इंटू ई बी अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन। अब 1 माइनस एप्सिलॉन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद और कैंसिल होने के बाद क्या क्या कैंसिल हो रहा है भाई, ये J प्लस और माइनस कैंसिल हो रहा है, इसमें से एप्सिलॉन कॉमन निकल गया, तो आपका जो आंसर बचा वो बचा ई बी माइनस जे अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन। तो अल्टीमेटली Q का जो फॉर्मूला आया, Q की वैल्यू क्या है, तो वो आई ए इंटू एप्सिलॉन ब्रैकेट में ई बी माइनस जे अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन। और ये जो है ये है डिफरेंस, जैसे हम बोलते हैं ना टेम्परेचर डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये वो डिफरेंस हुआ। तो जो बचा, कौन बचा, तो 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन ई बी, सॉरी ए इंटू एप्सिलॉन, ये जो बचा ये हमारा सरफेस रेजिस्टेंस होता है। बात समझ में आ गई? मतलब the representation of this equation in the form of electrical network is shown in figure. The quantity 1 minus epsilon upon A into epsilon is known as surface resistance, as it is related to surface property of the radiant body. Clear है? मतलब क्या हुआ, तो जैसे आपका ओम्स लॉ था जिसमें हम लोग ने स्टेटमेंट दिया था कि करंट फ्लो कब होगा, तो जब उसमें टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ठीक है, अपॉन रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस के लिए हमने बाद में देखा था कि एल अपॉन ए जो है, मतलब ये वाला टर्म छोड़ने के बाद जो बचा वो उसका रेजिस्टेंस का पार्ट है। इसी तरीके से यहाँ पे Q जो है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो है, वो किसकी वजह से हो रहा है, तो पहला इमिसिव पावर माइनस रेडियोसिटी के डिफरेंस की वजह से हो रहा है। तो ये आपका dt की वैल्यू में डिफाइन करने लग गया, मतलब डिफरेंस इन एनर्जी बोल दो, अपॉन जो बचा वो आपका रेजिस्टेंस आ गया। और इस रेजिस्टेंस, लास्ट वाले रेजिस्टेंस को आप आर टी एच लिखते थे, थर्मल रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस को आप क्या लिखोगे, तो इसको बोलोगे सरफेस रेजिस्टेंस। ओके, so now consider the exchange of radiant energy between two surfaces 1 and 2 of the total radiation which leave from 1. The amount that reach surface 2 is J1 A1 and F12. Similarly, the heat radiated by surface 2 and received by 1 is J2 A, J2 A2 F2 to 1. The net interchange of heat between the surface Q1 2 is given. तो अल्टीमेटली ये इतना रेडिएट कर रहा है, ये इसको इतना रेडिएट कर रहा है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उसका नेट होगा। और नेट होगा तो हमने पहले ये डिक्लेयर कर लिया है कि ये वाला जो टर्म है वो जनरली यूनिफॉर्म या इक्वल होता है। तो जब इक्वल होता है तो अल्टीमेटली हमने जैसे दोनों को कॉमन किया, तो ये समझ में आया कि चेंज इन रेडियोसिटी पर यूनिट 1 बाय मतलब सेफ फैक्टर या स्पेस रेजिस्टेंस, अब नया वर्ड यूज़ करेंगे ना हम लोग, स्पेस रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। मतलब कहना क्या चाहता है कि पहली बार अगर आपके पास इमिसिविटी वर्ड यूज़ कर रहा है तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा ई बी माइनस जे। लेकिन अगर उसने इमिसिविटी वर्ड यूज़ नहीं किया है, उसने केवल रेडियोसिटी वर्ड यूज़ किया है, तो रेडियोसिटी के टाइम पे क्या होगा, तो चेंज इन रेडियोसिटी अपॉन 1 बाय ए वन इंटू F1 to 2। A1 क्या है, एरिया ऑफ फर्स्ट बॉडी, एंड सेफ फैक्टर 1 to 2. So it can be in the form of electrical network as shown in figure,
The quantity 1 by A1 into F1 to 2 is called space resistance because it is due to the distance and geometry of the radiant body. चलिए इसी तरीके से if the surface resistance of is two bodies comma space resistance between them is considered, then the net heat flow can be represented by electrical circuit. बस वही है कि अगर आपके पास कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आपके पास ये देखो, मतलब एक पूरा का पूरा उसने सर्किट दे के रखा है कि क्यू क्वांटिटी में हीट सप्लाई कब होगा, तो जब दो मेन पॉइंट्स होंगे, इमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी 1 and 2, और इनके बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, तो 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन A1 इंटू एप्सिलॉन 1 इंटू रेडियोसिटी ऑफ बॉडी 1 to body 2 into 1 by A1 into F1 to 2 into radiosity of 2 into 1 minus epsilon upon A2 into epsilon 2. ठीक है, तो अल्टीमेटली जो आप पहले करते आए हो वही यहाँ पे करना है। क्या कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या हुआ, तो चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन इफेक्टिव इमिसिव पावर, तो EB1 माइनस EB2 अपॉन, तो कितने रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस अगर मैंने इसको R1 लिखा, इसको R2 और इसको R3, तो आपका जो इक्वेशन होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर। और अब मैंने R1 R2 R3 की वैल्यू रखी, तो 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन A1 इंटू E1 प्लस 1 बाई A1 इंटू F1 इंटू 2 प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन A2 इंटू एप्सिलॉन 2। अब मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय A1, तो जब A1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा एफ G1 to 2 A1 इंटू सिग्मा इंटू T1 रेस्ट पावर 4 माइनस T2 रेस्ट पावर 4। ठीक है, और ये एफ जी क्या है, तो एफ जी इज इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म्स थे उनको निकाल के अलग से कर दिया, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रे बॉडी फैक्टर। याद रखना एफ जी किसके लिए डिनोट कर रहे हैं, तो ग्रे बॉडी फैक्टर। So when exchange of heat takes place between two surfaces, the surface resistance become 0, मतलब एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 हो जाए। किस केस में, जब दो ब्लैक बॉडीज होंगे, तो एफ जी ऑफ 1 to 2 इज चेंज एज F1 to 2, मतलब जब ब्लैक बॉडी होगा तो आपका जो ग्रे बॉडी का जो फॉर्मूला इक्वेशन चल रहा था वो एक्चुअली फिर ग्रे बॉडी नहीं हो जाएगा, फिर वहाँ पे वो F1 to 2 मतलब नॉर्मल सेफ फैक्टर के इक्वल हो जाएगा, and hence the equation is converted as Q is equal to F1 to 2 into area into sigma into T raised to power 4। ठीक है, चलिए अब कुछ केसेस आपको याद रखने हैं। पहला केस है व्हेन द रेडियंट बॉडी आर इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन। अगर इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन होगा तो A1 की वैल्यू A2 के इक्वल हो गई, सेफ फैक्टर 1 के इक्वल हो गया, तो जो आपका ग्रे फैक्टर है, ग्रे बॉडी फैक्टर है, वो इक्वल हो जाएगा 1/(1) प्लस 1/(2) माइनस 1। अब when the radiant body are concentric cylinder और sphere, तो उस समय आपका सेफ फैक्टर 1 हो जाएगा, तो आपका ग्रे बॉडी फैक्टर जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। और इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर A1/A2, ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि अगर सिलेंडर होगा तो R1/R2 के, और अगर स्फीयर होगा तो R1² के स्क्वायर होगा। एंड अगर कोई एक स्मॉल बॉडी लाई इनसाइड अ लार्ज इनक्लोजर होगा, मतलब F1 to 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और A1 इज लेस देन A2 हो, तो A1/A2 जो है वो उसके चांसेस रहते हैं कि वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ग्रे बॉडी फैक्टर ऑफ 1 to 2 जो है वो 1/1 माइनस एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन प्लस 1 के इक्वल है। बस आज के लिए इतना काफ़ी है।